चलिए आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th और टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ठीक है, फिजिक्स का ये टॉपिक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये समझेंगे कि प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, तो प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आपने क्लास 10th मेंसुरेशन में आपने किए होंगे, जिसमें आपने क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, इन सब के साथ साथ आपने प्रिज्म भी पढ़ा होगा, है ना? बताइए, पढ़ा है ना? चलिए, तो अभी अपन देखते हैं कि यहाँ पर हमें जिस प्रिज्म से रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है वो प्रिज्म कैसा है। तो यहाँ पे आप जो प्रिज्म यहाँ पे लिखेंगे वो एक्चुअली रहेगा जिसका क्रॉस सेक्शनल जो रहेगा वो ट्रायंगल शेप का रहेगा। ठीक है, और जो कि ये ऐसा, यानी कि प्रिज्म एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो 3 रेक्टेंगुलर सरफेस और 2 ट्रायंगुलर सरफेस से घिर कर बना होता है। आप गौर से इसको देखेंगे तो आपको यहाँ पे 3 रेक्टेंगुलर सरफेस दिखेंगे। कैसे बताइए? एक दिख रहा है आपको ये वाला सरफेस, दूसरा दिख रहा है आपको ये वाला सरफेस, दिख रहा है ना, और तीसरा दिख रहा है आपको ये वाला सरफेस। ठीक है, मैं 3D व्यू बनाने का प्रयास किया हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर आपको 2 ट्रायंगुलर सरफेस भी दिख रहे होंगे, एक ऊपर दिख रहा है आपको और एक कहाँ दिख रहा है? नीचे। तो अपन क्या कह सकते हैं कि अ प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम विच इज सराउंडेड बाय 3 रेक्टेंगुलर सरफेस एंड 2 ट्रायंगुलर सरफेस। ठीक है, अब मैं जब भी आगे डेरिवेशन बनाते समय प्रिज्म को अगर लिखना चाहूँ, बनाना चाहूँ, तो मैं ऐसा व्यू नहीं बनाऊंगा। मैं केवल और केवल इसका जो क्रॉस सेक्शन है जो कि किस शेप का दिखता है, ट्रायंगल का शेप का दिखता है, तो मैं हमेशा ट्रायंगल ही बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन हमेशा ट्रायंगल है। तो मैं आगे चल करके प्रिज्म को ऐसे बनाऊंगा, और ये वाला जो एंगल है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, और ये कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। ए इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, और ये बी सी कहलाता है प्रिज्म का बेस। बी सी क्या कहलाता है? प्रिज्म का बेस। ए कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये जो ए बी और ए सी ये कहलाते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्यों कहलाते हैं? क्योंकि लाइट का आना जाना इन्हीं 2 सरफेस से होता है। इस तरफ से लाइट आता है और इधर से लाइट जाता है, रिफ्रैक्ट होके, है ना? गौर से देखें तो ये ए बी और ए सी यहाँ पे कौन है पता है? ये है, ये जो पूरा दिख रहा है ना आपको, ये वाला सरफेस, इधर वाला सरफेस और उधर वाला, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो मैंने वहाँ पे केवल ट्रायंगुलर शेप का दिखाया हुआ है, इसलिए ए बी और ए सी को हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्लियर है? चलिए, अब चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये मान के चलते हैं कि मान लो कोई लाइट रे प्रिज्म पर इंसिडेंस होती है, तो उसका रिफ्रैक्शन कैसा होता है। अब चलिए इसको देखते हैं। मान लीजिए कोई लाइट रे पी क्यू डायरेक्शन में इंसिडेंस हुई प्रिज्म पर। कौन सी डायरेक्शन में? पी क्यू डायरेक्शन में। ठीक है, और प्रिज्म पर जैसे ही वो प्रवेश की तो उसका रिफ्रैक्शन हुआ, और ये है रिफ्रैक्टिंग रे क्यू आर, जो कि बेस के लगभग पैरेलल है। ठीक है, लगभग पैरेलल बोलोगे। आगे चल करके एक कंडीशन आती है मिनिमम डेविएशन की कंडीशन, उसमें ये क्यू आर बी सी के पूरा पैरेलल हो जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ से ये आर एस होगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे? इमर्जेंट रे, है ना? चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, ए बी और ए सी 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और दोनों ही पे पॉइंट क्यू और आर पे 2 नॉर्मल खींचता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक नॉर्मल खींचता हूँ मैं, इसको मैं नाम देता हूँ एम ओ। ठीक है, और यहाँ पे एक नॉर्मल खींच लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे कहीं एक टच होगा तो ये हो जाएगा एन ओ। 2 नॉर्मल मैंने खींचे, एम ओ और एन ओ। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है कि सर आखिर प्रिज्म ने आती हुई लाइट रे को कितना हद तक या कितने एंगल से डेविएट कर दिया, मोड़ दिया। आप खुद सोचो, अगर ये आती हुई लाइट रे के सामने प्रिज्म न रखा होता तो क्या होता? वो मुड़ती नहीं, वो सीधी चले जाती। तो एक काम करते हैं, अपन उसको सीधी ही ले जाते हैं, तो क्या होगा देखते हैं। इसको अगर मैं सीधी ले जाऊं और जो इमर्जेंट रे है उसको पीछे बढ़ाऊं तो क्या होगा, चलिए देखते हैं।
तो जहाँ पर जाकर वो दोनों एक दूसरे को कट करेंगे वहाँ पर आपके पास एक एंगल बनेगा, दिख रहा है ये एंगल, इसी को बोलते हैं डेल्टा से डिनोट करते हैं इसको, और इसी को बोलते हैं अपन एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन आपको क्या शो करता है, क्या डिनोट करता है, वो ये बताता है कि आखिर प्रिज्म ने आने वाली लाइट रे को कितने एंगल से डेविएट कर दिया। आप सोचो लाइट जा रही थी ऐसी और प्रिज्म ने मोड़ दिया उसको ऐसा, तो इतने एंगल से उसको मोड़ दिया, तो ये डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर एंगल्स और कौन कौन से बनेंगे उसके बारे में बता देता हूँ। इसको मैं कह देता हूँ I1, आपको तो पता ही होगा एंगल जो कि इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच बनता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा, किसके बीच, ये वाला, ये R1 ना, नॉर्मल ये है ना, उधर R1 मत बनाना। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, एंगल मेड बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है, QR, नॉर्मल कौन है, MO, तो ये R1 हो जाएगा। वैसे ही इसको आप R2 मान लो और इसको आप क्या मान लो, I2 कौन है, इमरजेंट, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो आपको E भी लिख सकते हो, आप इसको I2 को आप क्या लिख सकते हो, E भी लिख सकते हो। ठीक है, पक्का। तो ये प्रिज्म का बेसिक था कि आप यहाँ पे ये समझा पाए कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किस तरीके से होता है। ठीक है, अब सब लोग ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक ग्राफ बता रहा हूँ और आपको एक नया डेफिनेशन बता रहा हूँ, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, जिसका आपने स्कूल में एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। ठीक है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब अपन फाइंड आउट करते हैं तो उसके फॉर्मूले में डेल्टा M आता है। डेल्टा M को अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो ये क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। चलिए इसको अपन देखते हैं। जब आप प्रिज्म का प्रैक्टिकल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें आप लगभग 6 या 7 पोजीशंस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच एक ग्राफ बनाते हैं। 6 या 7 पोजीशंस का बनता है, यानी आप अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए इस ग्राफ से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो शुरुआत में क्या होता है, इधर मैं डेल्टा बोल देता हूँ और सॉरी इधर बोल देता हूँ मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस I और इधर बोल देता हूँ मैं एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। ठीक है, अब सुनो, शुरुआत में जब एंगल ऑफ इंसिडेंस काफ़ी कम रहते हैं, देखो अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ ना, तो ये समझ जाना कि देखो ये पॉइंट लगभग इतना, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है तो एंगल ऑफ डेविएशन काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है ना। तो मैं क्या करता हूँ, शुरुआत में जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता है तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाओ, मतलब ग्राफ ऐसा आएगा। तो अब बोलोगे नीचे क्यों आ रहा है ग्राफ, तो उसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहा हूँ तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होने लगता है, कम होने लगता है। या इस वाले, चलो मैं यहाँ पे कोई पॉइंट देता हूँ, इस पॉइंट का मतलब क्या है कि देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा बढ़ चुका है। कैसे बढ़ चुका है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था, ये इतना, और यहाँ पे कितना है, इतना, थोड़ा बढ़ गया, लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन कम हो गया। कैसे बताओ, एंगल ऑफ डेविएशन को मैं वाई एक्सिस में डिनोट किया हूँ, वाई एक्सिस में लिखा हूँ, यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, यहाँ पे इतना है, और यहाँ कितना हो गया, इतना हो गया। तो क्या बढ़ा और क्या घटा बताइए, एंगल ऑफ डेविएशन कम हो रहा है, मतलब ग्राफ नीचे गिर रहा है, और ग्राफ उधर भी बढ़ रहा है। देखो ऐसे आ रहा है ना ग्राफ, उधर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, और ग्राफ नीचे उतर रहा है, इसका मतलब क्या है, डेल्टा कम हो रहा है। तो आप इस बात को एक साथ बोलिए, आप ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे जैसे I बढ़ता है डेल्टा कम होता है, यानी जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं एंगल ऑफ डेविएशन कम होने लगता है। बढ़ाते जाओगे कम होता जाएगा, इसको बढ़ाते जाओगे कम होता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये कम होते होते अपने लीस्ट वैल्यू, सबसे कम वैल्यू तक पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाओगे तो ये एंगल ऑफ डेविएशन कम होने के बजाय अब इसमें उल्टा नेचर दिखाई देता है। पहले तो कम होते जा रहा था, एक लिमिट तक आके कम होगा और उसके बाद सीधा क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। बात समझ में आ रही है, यानी आप क्या बोलोगे, शुरुआत में एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से एंगल ऑफ डेविएशन कम होते जाता है। एक समय ऐसा आता है कि एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कम हो के मिनिमम हो चुकी होती है। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ डेविएशन और कम होने के बजाय बढ़ने लगता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन जहाँ तक कम हुआ था, जितना कम हुआ था, उसी को अपन बोलते हैं
डेल्टा एम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बोलते हैं। और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के कंडीशन में हमेशा दो चीज़ याद रखिएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट आई और ई ये इक्वल होते हैं, और R1 और R2 ये इक्वल होते हैं, क्योंकि मैं आपको बताया था कि ये वाली रे इस रे यानी बेस बी के क्या हो चुकी होती है, पैरेलल, ठीक है। तो ये दो बात याद रखिएगा। अब मुझे एक बात बताइए, सब लोग गौर से देखिए इस डायग्राम में कि ये एंगल I1 है और ये वाला एंगल कितना है, R1। तो ये बताओ कितना होगा, कोई बता सकते हैं? ये बचा हुआ एंगल, हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ, देखो इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा रफ यहाँ बनाता हूँ, ये ऐसा और ये ऐसा, ये I1 है तो ये पूरा I1 होगा, आमने सामने के एंगल सेम होते हैं, और बीच से कट के गया है इतना R1। तो ऑब्वियस सी बात है सर कि अगर ये पूरा I1 है और ये R1 है तो ये बचा होगा I1 माइनस R1। बात समझ में आया? ये पूरा I1 क्यों हुआ, क्योंकि ये I1 है तो आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो ये भी क्या होगा, I1 होगा। और ये क्या, ये देखो ये वाला टुकड़ा कौन सा है, ये देखो दिख रहा है ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला छोटा टुकड़ा क्या हो जाएगा, I1 माइनस R1। वैसे ही ये पूरा I2 है और ये R2 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, I2 माइनस R2। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? देखो वो वाला बताना पड़ेगा, सेम टू सेम बना है, ऐसे ही देख लो आप, ठीक है। अब बताओ मुझे, इस यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ, इसको बोल देता हूँ U, इसको बोल देता हूँ T, जहाँ इंटरसेक्शन में उसको T बोल देता हूँ। अब सब लोग ट्राइंगल TQR को देखो, ट्राइंगल TQR, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में आपको बताया था, क्या था कि किसी भी ट्राइंगल में किन्हीं दो इंटीरियर एंगल्स का सम तीसरे वाले एंगल के बाहर में, जिसको अपन एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, उसके बराबर होता है। तो आप गौर से देखिए इस ट्राइंगल में TQR में देखिए इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 का सम किसके बराबर होगा सर, डेल्टा के बराबर। डाउट है क्या? नहीं है, पक्का, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ मैं। लेकिन अब भी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया हूँ कि अब ये तो मैंने केवल यहाँ पे डेल्टा लिखा है, अब इसी इक्वेशन को मैं मिनिमम वाले केस के लिए अप्लाई करूँगा, यानी कि इन केस ऑफ मिनिमम, ये बार बार आपको लिखना पड़ता है, बार बार ये वाला सिचुएशन अपन अप्लाई करते हैं, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो सर मैंने आपको बता रखा है कि मिनिमम डेविएशन के केस में I इक्वल E होता है, E कोई और नहीं I2 ही है, आप देख लो, ठीक है। I यानी I1 बोल देता हूँ, यानी ये और वो वाला एंगल सेम होता है, यानी I1 और I2 सेम होता है, साथ ही साथ और कौन सेम होता है, R1 और R2। तो ये I1 I2 दोनों जब सेम है तो मैं I बोल देता हूँ इसको, और R1 और R2 भी क्या होता है, सेम होता है, तो मैं इसको क्या बोल देता हूँ, R बोल देता हूँ। तो यहाँ पे रखिए, चलिए तो यहाँ पे वैल्यू रखिए, क्या होगा, देयरफॉर बाय इक्वेशन 1 डेल्टा इज इक्वल्स टू I1 I2 दोनों को आपने I कह दिया, यानी ये भी I वो भी I, तो I कितना हो जाएगा, 2I। क्लियर है? इसको भी आपने R कहा, उसको भी R कहा, तो R 2R। और अब की बार यहाँ पे आप डेल्टा को डेल्टा M लिख देंगे, क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं, मिनिमम डेविएशन, और मिनिमम डेविएशन एंगल को अपन डेल्टा M से डिनोट करते हैं। डाउट है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 कह देता हूँ, ठीक। कोई डाउट तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है? बढ़िया। अब आप सब लोग इस डायग्राम में देखिए, मैं जिस क्वाड्रिलेटरल को पुकार रहा हूँ आप उसको देखेंगे, AQOR को देखो आप, दिख रहा है फोटो में, कौन सा AQOR, उसमें मैं एक काम करता हूँ ना, अलग से बना देता हूँ, ठीक है। मैं अलग से बना देता हूँ AQOR को, क्योंकि वहाँ पर आपको अगर छोटा दिख रहा है तो मैं अलग से बना देता हूँ। गौर फरमाइएगा, AQOR को मैं फिर से बना रहा हूँ, ये ऐसा AQOR दिख रहा है, अलग से बना दिया। आप गौर से देखेंगे ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। कौन कौन सा 90 डिग्री बताइए? एंगल AQO 90 डिग्री है, ठीक है, AQO 90 डिग्री, और कौन सा है, एंगल ARO 90 डिग्री, ठीक।
मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन क्वाड्रिलेटरल AQOR, ठीक है, ये भी 90 वो भी 90। अब बताओ चारों का सम कितना होता है ये बताओ, 360। तो जब ये 90 ये 90 हो गया, 180 तो यहीं खत्म हो गया, तो बचेगा कितना, यानी इन दोनों का सम भी 180 होना चाहिए। तो उसको लिख दो, 90 90 नहीं, पता नहीं कितना होगा लेकिन सम तो 180 होगा, तो लिख दीजिए उसको। देयरफॉर कौन कौन सा एंगल बचा, इसको एंगल ए ही कह दो, एंगल ए प्लस इसको क्या कहोगे, QOR कहो, QOR इज इक्वल्स टू 180। क्लियर है, पक्का। इसको इक्वेशन नंबर कितना दे दूं मैं, 3। अब ट्रायंगल को देखो, नाउ इन ट्रायंगल QOR, दिख रहा है नीचे वाला ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल देखो QOR, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो तीनों एंगल में से एक है R1, एक है R2, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और तीसरा फिर QOR इज इक्वल्स टू 180। इक्वेशन नंबर 4। चलिए 3 और 4 को गौर से देखिए, ये भी 180 ये भी 180, राइट हैंड साइड इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे इक्वल। कीजिए जल्दी कीजिए, इसको फिर मैं मिटा रहा हूँ, इसका काम खत्म हो चुका है। चलिए गौर से बताइए, इक्वेशन 3 और 4 को देखो, बाय इक्वेशन 3 एंड 4 क्या मिलेगा जल्दी बताओ, एंगल ए प्लस एंगल QOR इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 ए प्लस एंगल QOR, ऐसे ही होगा ना, जिसमें से ये फिर कट जाएगा सेम से में, तो क्या बचेगा आपके पास, एंगल ए को सिर्फ ए ही लिखो ना, कहाँ लगाए हो ए, बस लिखो R1 प्लस R2। अरे भाई लेकिन मैं आपको क्या बताया हूँ, केस ऑफ मिनिमम डेविएशन में R1 R2 दोनों इक्वल होते हैं, और किसके बराबर होते हैं, R के बराबर। तो अपन लिखेंगे इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, बट इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन R1 R2 दोनों इक्वल होते हैं, और किसके इक्वल होते हैं, R के। तो यहाँ रख देंगे तो क्या होगा बताओ जल्दी से, R प्लस R दैट इज 2R, दैट इज R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A/2। नहीं समझ में आया क्या, R की वैल्यू को आप जल्दी से फौरन रख दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन नंबर 2, क्या मिलेगा बताओ जल्दी, डेल्टा M इज इक्वल्स टू 2i माइनस 2R, 2R डायरेक्ट ए रख देना, 2R की जगह ए रख दो डायरेक्ट, ठीक है। कितना होगा बताओ, I की वैल्यू निकालो यहाँ से, दिख तो रहा है ना, और इसमें हाँ ठीक है। तो हाँ देखो ध्यान से देखो, इधर ए को पलटाओ तो कितना होगा, डेल्टा M प्लस ए, उधर कितना बचेगा 2i, है ना, 2 को नीचे ला लो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा M प्लस A/2 इज इक्वल टू क्या होगा i। बस हमारा यही मकसद था कि हम IR की वैल्यू निकाल लें, और किसकी वैल्यू निकाल लें, i। क्योंकि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए I और R दोनों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि स्नेल्स लॉ क्या होता है बताइए, हाँ बाय स्नेल्स लॉ म्यू इज इक्वल्स टू साइन I बाई, बस यात्रा समाप्त होने का समय आ गया। I और R की वैल्यू रख दीजिए, I की वैल्यू यहाँ पे निकालें आप, ठीक है। तो I की वैल्यू कितनी है, साइन I मतलब A प्लस डेल्टा M/2 और अपॉन साइन R की वैल्यू भी मैं निकाल चुका हूँ A/2, तो यहाँ पर रख देता हूँ मैं A/2, और ये बन गया फॉर्मूला आपका किसके लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स या 4 मार्क्स का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी डाउट हो तो पूछ लो, मेरे ख्याल से सब समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आया होगा समझ में। तो वहाँ पर आप जो सिम्बॉल्स हैं क्या क्या हैं देखो, ए क्या है, ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, डेल्टा एम क्या है, डेल्टा एम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, सिर्फ डेल्टा है तो हम उसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, मगर वहाँ पे फॉर्मूले में याद रखिएगा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है, और म्यू तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ठीक है, कैसा लगा, बढ़िया। चलिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि कहीं कोई डाउट तो नहीं है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।